एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मॉक टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशंस का। बेसिकली मॉक टेस्ट नंबर 3 में स्टैटिस्टिक्स के 50 क्वेश्चंस हैं और इन 50 क्वेश्चंस के एक एक करके हम सभी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपको शायद आपका रॉन्ग हो गया हो या आपको समझ में नहीं आया हो, तो इस सॉल्यूशन वीडियो से उस क्वेश्चंस की आपको पूरी नॉलेज और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन से। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है सर कुछ इस तरीके से कि when mean is 3.57 and mod is 2.13 then the value of median पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताइए, मीन मीडियन मॉड में रिलेशनशिप क्या होता है। मीन मीडियन मॉड में रिलेशनशिप क्या होता है कि मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको मॉड दे रखा है 2.13, मीन गिवन है 3.57, 3 इंटू मीडियन ऐसे ही रहेगा माइनस 2 इंटू 3.57, ठीक है ना। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 2.13 प्लस 3 इंटू 57 करेंगे, 3.57 इंटू 2 करेंगे, 3.57 इंटू 2 करेंगे 7.14 आ गया और डिवाइडेड बाय 3 कर दे हाथों हाथ क्योंकि 3 मीडियन के बराबर था। तो प्लस 2.13 और डिवाइड बाय 3 माने आंसर आ गया 3.09। आंसर आ गया 3.09 माने पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वो कह रहा है फॉर पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 1.3। सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होती है 1, माने आर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। और कह रहा है वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 1.3 माने बी वाई एक्स मान लेते हैं, आपको रखा है 1.3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 2 माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मान लिया 2। तो वो कह रहा है देन द वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है ना। आपको वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर आप निकाल लें तो उसका स्क्वायर निकालना है, उसका स्क्वायर निकालना। माने सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे, उसके बाद आप वेरिएंस ऑफ वाई निकालेंगे। अब बी वाई एक्स आर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स में क्या रिलेशनशिप होता है सर। रिलेशनशिप होता है कि बी वाई एक्स बराबर आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। हालांकि ये देखिए वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट है, हो सकता हो ये bxy हो सकता है ये byx हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, दो आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम byx मान के देखते हैं कि हमारा आंसर वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर इसे हम bxy मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 1.3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी हो गई सर, आर की वैल्यू 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 हो जाएगा, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया हमारा 2.6। अब वेरिएंस ऑफ y क्या होगा 2.6 का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y क्या होगा 2.6 का स्क्वायर, माने कितना आ गया 6.76। क्या ऑप्शन में 6.76 है? बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वो कह रहा है गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन 25 दे रखा है तो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, माने ये आपको अरेंज करके दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये पूरा यहां तक है 7 8 9 10, माने 10 ऑब्जर्वेशन है। अब 10 ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या होगा भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 10 हो गए। अब मीडियन क्या होगा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 माने हो गया 11, 11 अपॉन 2 माने 5.5 ऑब्जर्वेशन, 5.5 ऑब्जर्वेशन, या ये कहे मिडिल टू ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन। मिडिल टू का मतलब एक एक करके काटते जाइए, एक ये कट गया एक ये कट गया, एक ये कट गया एक ये कट गया, एक ये कट गया एक ये कट गया, एक ये कट गया एक ये कट गया। मिडिल टू ऑब्जर्वेशन हो गए n+1 n+2 और n+4, ठीक है ना। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन किसका कितने के बराबर रखा
रखा है, मीडियन के बराबर दे रखा है। भाई अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो उस कंडीशन में मीडियन क्या होता है, मिडिल टू ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन होता है। तो मीडियन दे रखा है आपको 25, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, माने इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 6, ठीक है ना। ये हो गया 50 - 4, 50 - 6 44/2, तो n की वैल्यू आ गई 22। n की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इट n नेचुरल नंबर इज 2। अच्छा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर इज 2। आपको n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है। सबसे पहले n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, दैट इज इक्वल टू √(n² - 1/12) ये होता है। ये आपको किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। ये आपको किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। तो 2 इज इक्वल टू √(n² - 1/12). तो अब आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू बताइए। या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए या पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। मैं तो कहूंगा सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इस अंडर रूट को हटाएंगे तो यहां स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 4। 4 × 12 करेंगे 48 इज इक्वल टू n² - 1। तो n² की वैल्यू कितनी आ गई 49। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। माने फॉर फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। फॉर फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहा है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 65 and 7.03। इफ 60 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन हैव मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 70 and 3 respectively, then what is the standard deviation for the group comprising 40 observations? अब जरा बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहां पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। माने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं आपको 100 में से 2 ग्रुप हो गए। एक में 60 ऑब्जर्वेशन है और एक में 40 ऑब्जर्वेशन है। इसका मीन आपको दे रखा है 70, मीन एज 70। इसका मीन आपको पता नहीं, इसका मीन आपको पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कितना है 3, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता नहीं। तो यहां से आपसे सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन टोटल का जो मीन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 65, और टोटल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 7.03। कितना है 7.03। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मानता हूं बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन है। ये पूर्ण स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस मीन को कैलकुलेट करेंगे, तभी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से इस स्टैंडर्ड डेविएशन को पता लगाया जा सकता है। अब देखिए ना, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके 100 है, ठीक है ना। इसका मीन 65, तो इनका सम कितना होगा 6500। 6500 इनका टोटल सम होगा। भाई मीन की बात करें तो मीन किस पे बेस्ड होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। तो टोटल सम कितना हो गया 6500। अच्छा, इसका टोटल सम कितना होगा 16 × 70 माने 4200, प्लस इसका सम कितना होगा, मान लीजिए इसका मीन x बार मान लेते हैं, तो इसका सम कितना होगा 40x बार, ठीक है ना। तो x बार की वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 कर देंगे, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2300 डिवाइडेड बाय 40 माने 230 डिवाइड बाय 4, 230 डिवाइड बाय 4 57.5। माने यहां पे मीन कितना निकल आया 57.5। कितना निकल आया 57.5। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे बेस्ड है, डेविएशन के स्क्वायर पे, स्क्वायर डेविएशन पे बेस्ड है। तो हम यहां क्या कैलकुलेट करेंगे D1। हम यहां क्या कैलकुलेट करेंगे D1। D1 इक्वल टू क्या होगा, कंबाइंड मीन में से पहले अगर मीन को माइनस करेंगे तो D1 कैलकुलेट होकर आएगा। कंबाइंड मीन ये रहा, पहला मीन ये रहा, तो D1 कितना हो जाएगा x बार माइनस x बार 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस x बार माइनस x बार 1 माइनस 5, और D2 कितना हो जाएगा x बार माइनस x बार 2
कितना हो जाएगा, 65 में से 57.5 गया 7.5, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है ना। तो इस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 7.03 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 ये रहा आपका, n1 इंटू d1 का स्क्वायर माने 60, ये थोड़ा हिल गया, 60 इंटू -5 का स्क्वायर माने 25, 25 इंटू 60, 25 इंटू 60, 1500 तो ये आ गया, प्लस n2 ये रहा आपका, n2 इंटू d2 का स्क्वायर माने 7.5 का स्क्वायर इंटू 40, 7.5 इंटू इक्वल इंटू 40, ये आ गया 2250, प्लस n1 ये रहा 60 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर 9 इंटू 60, 9 इंटू 60 आ गया 540, प्लस n2 है 40, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं तो 40 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, बस अब स्क्वायरिंग करिए इंटू 100 करिए और उसको उठा के माइनस करके डिवाइड बाय 40 कर दीजिए, आपका क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा, उसका अंडर रूट दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम अब कैलकुलेशन रह गई 7.03 इंटू इक्वल, यह आ गया 49.4209 इंटू 100 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, इंटू 100 कर देंगे, जो निकल के आएगा उसमें से ये तीनों का सम माइनस कर देंगे, -1500 -2250 -540, और जो निकल के आएगा डिवाइड बाय 40 करेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का होल स्क्वायर निकल के आएगा, तो इंटू 100 -1500 -2250 -540 डिवाइड बाय 40 और इसका अंडर रूट दबा देंगे, तो आंसर आ गया 4.03, आंसर आ गया, इसका हाथों हाथ अंडर रूट कर देंगे, इसका हाथों हाथ अंडर रूट कर देंगे, तो क्या निकल के आया 4.03 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था एक आध क्वेश्चन बीच में लेंदी जरूर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस, वेरिएंस ऑफ x इज 25, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दे रखी है, तो सबसे पहले जब आपको वेरिएंस ऑफ x दे रखा है और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है, तो इसका मतलब आपके पास रिलेशनशिप होगा या तो BYX बराबर R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है ना, या फिर BXY बराबर R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, माने आपको कुल मिला के BXY और BYX दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे और R भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको अगर हम x और y मान ले, तो यहां से BXY कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/8 का मतलब -5/4, और इसे हम इसे y और x मान ले, तो BYX कितना हो जाएगा, इसे y cos t की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -16/5। अब जरा चेक करिए दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 16 पंजे 80 और 5 चौका 20 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है, ये x on y नहीं होगा, ये वाला y on x होगा, और ये y on x नहीं होगी, ये वाली x on y होगी, माने आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो BYX कितना हो जाएगा, -4/5, BXY कितना हो जाएगा, -5/16, -5/16, ठीक है ना। तो R कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा आपका, R इक्वल हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो R भी नेगेटिव आएगा, अंडर रूट ऑफ 4/5 इंटू 5/16, ये कैंसिल, ये 1 जा ये 4 जा कैंसिल, माने 1/2 -1/2 R आ गया, R की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब आपको जरा ध्यान दीजिए, अब आपको BYX पता है, तो BYX बराबर R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। BYX कितना है, -4/5, R कितना है, -1/2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नहीं पता, वेरिएंस ऑफ x आपका कितना है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 5, बस माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ जाएगा
4 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ गया? 8 आ गया सर। कितना आ गया सर? 8 आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इवेंट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें, कौन से इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है? वो इवेंट्स जो कि एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, ऐसे इवेंट्स को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि कौन से दो इवेंट्स एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते। राम्स एज इज 13 ईयर्स एंड राम इज स्टडिंग इन कॉलेज। अच्छा, 13 साल का बच्चा क्या कॉलेज में पढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, 10th ही नहीं हुआ होगा, तो कॉलेज में तो नहीं पढ़ सकता ना, स्कूल में पढ़ सकता है। तो पहला वाला ही हुआ भाई, पहला वाला इवेंट हुआ भाई। ये दोनों इवेंट एक साथ होकर हो ही नहीं सकते। अब जरा देखिए बाकी, सीता स्टडी इन स्कूल, सीता इज प्ले सिंगर, इज अ प्लेबैक सिंगर, हो सकता है भाई, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक प्लेबैक सिंगर हो सकता है। राजू इज एन एल्डर ब्रदर इन अ फैमिली, राजूज फादर इज मोर देन वन सन, हो सकता है। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट में ये दोनों इवेंट एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। An article consists of two parts A and B. The manufacturing process of each part is such that the probability defect in A is 0.8. A में defect हो, इस बात की probability कितनी रखी है आपको? 0.08. And that of B, और B में defect हो, इस बात की probability कितनी रखी है आपको? 0.05. वो कह रहा है what is the probability that the assembled product will not have any defect? माने किसी में कोई भी डिफेक्ट ना हो, माने ना ही A में डिफेक्ट हो और ना ही B में डिफेक्ट हो, ना ही ए में डिफेक्ट हो और ना ही बी में डिफेक्ट हो। अब खुद सोचिए ना, किसी के डिफेक्ट होने का किसी दूसरे आर्टिकल के डिफेक्ट होने से कोई लेना देना नहीं होगा। माने इस कंडीशन में दोनों इवेंट्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इस कंडीशन में दोनों इवेंट्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और इंडिपेंडेंट के केस में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ए में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08। ना होने की कितनी होगी? 0.9 टू 1 में से माइनस कर दिया। बी में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। ना होने की कितनी होगी? 0.95। 1 में से माइनस कर दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.92 इंटू 0.95, आंसर आ गया 0.874। आंसर आ गया 0.874, माने डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। P दे रखा है, सबमिशन P0 Q0 गिवन है, P1 Q1 गिवन, ये P1 Q0 मानिएगा इसे, ये P0 Q1 है, ये P1 Q1 है। आपसे लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो लेस्प्रे की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा लेस्प्रे के लिए? समीशन P1 P0। लेस्प्रे ने कौन से ईयर की क्वांटिटी ली थी? लेस्प्रे ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी? सर बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी। तो यहां Q0 यहां Q0 इंटू 100, बस ये देख के वैल्यू लगानी है। तो P1 Q0 कौन सा है? P1 Q0 ये रहा सर 1900। P0 Q0 कौन सा है? सर P0 Q0 है 1360 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1900 डिवाइडेड बाय 1360 इंटू 100। आंसर आ गया 139.7। ये 1.39 मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो 139.7 का मतलब वो उन्होंने परसेंटेज में हम बता रहे हैं, इन्होंने डेसिबल में बता दिया है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। भाई n नेचुरल नंबर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। तो n की जगह कितना लगा देंगे? सीधे सीधे 5 लगा देंगे। तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 1 24 अपॉन 12, ये कट गया 2 आ गया। अंडर रूट ऑफ 2 माने डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी सर। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, माने ये बता रहा है कि पहली वाली y ऑन x है, ये y ऑन x है, ये y ऑन x है, और ये वाली x ऑन y है। ठीक है, वो कह रहा है द अर्थमेटिक मीन। अरे भाई बताया है कि दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं? अपने रेस्पेक्टिव मीन पे। तो या तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए या पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। भाई
ऐसे पॉइंट, भाई पहला वाला ऑप्शन एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाई को, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर माना जाएगा। तो जरा पहले में लगा के देखिए, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या, -1 आ रहा है, 2 - 3 बिल्कुल सही है। दूसरी ओर सेटिस्फाई कर जाए, 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1, क्या ये भी -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन, 101 से लेके 200 तक, एंड अनदर पॉपुलेशन बी हैज 100 ऑब्जर्वेशन 151 से लेके 250 तक। वो कह रहा है वेरिएंस ऑफ ए डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ बी। अच्छा जरा देखिए, मान लीजिए ये एक सीरीज ए की हो गई, ये एक सीरीज बी की हो गई, इसमें 101 से लेके 200 तक के ऑब्जर्वेशन है। अगर इन सभी में से मैं 100 माइनस कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? भाई डिस्पर्सन की बात हो रही है, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -100 कर दूंगा तो सीरीज क्या बन जाएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन 200 बन जाएगी। माने इसका स्टैंडर्ड एविएशन और इसका स्टैंडर्ड एविएशन क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो दोनों का वेरिएंस भी सेम होगा, ठीक है ना। अब दूसरी सीरीज है आपकी 151 152 अप टू सो ऑन टू 250 तक, ठीक है ना। ये दूसरी सीरीज है आपकी, इसमें से -150 कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ये भी क्या बन गए, 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 100 बन गए। तो माने इन दोनों का स्टैंडर्ड एविएशन भी क्या होगा, सेम होगा। और जरा देखिए ये दोनों का स्टैंडर्ड एविएशन भी क्या होगा, बिल्कुल सेम सीरीज है। तो यहां पे पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज सेम है, तो दोनों का स्टैंडर्ड एविएशन भी सेम होगा और दोनों का वेरिएंस भी सेम होगा। तो उनका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है अ कंपनीज पास 10 years एवरेज अर्निंग वाज 40 करोड़। फॉर ऑब्टेनिंग द सेम एवरेज अर्निंग फॉर 11 years इंक्लूडिंग दीज 10 years, हाउ मच अर्निंग मस्ट बी मेड बाय द कंपनी इन द 11th year। अरे यार अभी तक का एवरेज 40 था, 40 करोड़ का एवरेज था। वो कह रहा है 11वें साल में कितनी अर्निंग करे जिससे एवरेज 40 करोड़ ही रहे। तो भाई 40 करोड़ की अर्निंग करे। भाई पहले अगर मैं वैसे करूं, ऐसे मैथमेटिकल देखूं, तो सम ऑफ 10 ईयर कितना हो जाएगा, 40 करोड़ इंटू 10 माने 400 करोड़ का क्या होगा, प्रॉफिट रहा होगा। अब ये कह रहा है सम ऑफ 11, माने वो कह रहा है कि बताइए 11th ईयर में कितनी अर्निंग करे जिससे इसका जो मतलब अर्थ में जिससे इसका जो एवरेज है वो सेम रहे। तो अगर मैं एवरेज मान लेता हूं 40 करोड़ का ही, कि 11 सालों का एवरेज भी 40 करोड़ ही होना चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 11, तो 11 इंटू 40 माने 11 इंटू 40 माने अब जो सम होना चाहिए 11 ऑब्जर्वेशन का कितना होना चाहिए, 440 करोड़। तो भाई 11वें साल में 40 करोड़ कमाए, सीधी सीधी बात है। अगर देखिए ना, शुरू के 10 सालों में एवरेज 40 करोड़ का रहा, तो 11वें साल में अगर ये 40 करोड़ कमाएगा तो 11 सालों का एवरेज भी कितना आएगा, 40 करोड़ ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो उसका आंसर कितना होगा, 40 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है फॉलोइंग आर द 2 नॉर्मल इक्वेशंस, ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस दे रखी है। वो कह रहा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x निकालनी। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस कर देते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया 20b माइनस 25b माइनस का 5b, और ये हो जाएगा 80 माइनस 95 माइनस का 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब b की वैल्यू 3 किसी एक में लगा दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू ए प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इक्वेशन क्या होती है y और x की, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a कितना है 2, b कितना है 3 इंटू एक्स, ये लीजिए। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x क्या होगी, 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x माने आंसर हो गया c। बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश पूछ रहा है। सबसे पहले तो ए पता है, बी पता है, ए यूनियन बी पता है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले।
ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बातें की है भाई, देखिए ना, याद करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसको उठा के अगर मैं इधर ले जाऊं और इसको उठा के इधर ले जाऊं तो बात तो एक ही रहेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए दिस प्लस दिस माइनस दिस कर दे, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। एलसीएम आ गया 30। एलसीएम कितना आ गया 30। तो 3 10 जा तो 2 10 जा 20, 5 6 जा तो 5 6 3 जा 18 और 6 5 जा तो 5 5 जा 25। माने ये आ जाएगा 13/30। इंटरसेक्शन पार्ट तो निकला हमारा। इंटरसेक्शन पार्ट कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 13/30। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे इंटरसेक्शन पार्ट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए आए और बी ना आए, ए आए और बी ना आए। ए आए और बी ना आए के लिए क्या मतलब क्या हुआ, ओनली ए की बात हो गई भाई, याद करिए, ए आए और ये बी ना आए, ये नहीं आना चाहिए, तो ओनली ए की बात हो गई। ओनली ए निकालने के लिए क्या करें, ए में से इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस कर दे, ए में से इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस अब आपको वैल्यूज को लगाना है, अब आपको वैल्यूज को लगाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब जरा सीधे सीधे वैल्यूज को लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर, है 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/13। तो माने 2/3 माइनस 13/30। तो इसको इंटू 10 करके यहां पे ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/5। तो बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/5। तो ये हो जाएगा 7/30 और इंटू लगा के 5/2। ये 5 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 7/12। आंसर आ गया 7/12 माने ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया 7/12 माने ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की। वो कह रहा है द क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट वर फेल्ड इन अ टेस्ट, 8 स्टूडेंट हुज पासिंग मार्क्स आर दिस एंड दिस। वो कह रहा है व्हाट विल बी द मीडियन। भाई ध्यान से सुनिएगा, 11 बच्चे हैं, 3 फेल हो गए, जो बच्चे फेल हो गए उनके मार्क्स इससे तो कम होंगे, उनके मार्क्स इससे तो कम होंगे, छोटे होंगे। मान लिया ए बी सी, तो वो तो शुरू में आ जाएंगे, बाकी इनको अरेंज करके लिख दीजिए। तो सबसे छोटा है इसके बाद 10, फिर है 11, फिर है 12, 14, 15, इसके बाद आएगा 20, 24 और 26। 11 हो गए, 3 3 6 3 9 2 11 बिल्कुल। अब मीडियन पूछ रहा है, मीडियन क्या होगा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन माने 6th ऑब्जर्वेशन। ये मीडियन क्या होगा 12 होगा, मीडियन क्या होगा 12 होगा। भाई एक इधर से कम, 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 तो ये बीचों बीच में क्या आएगा 12 आएगा। मीडियन कितना होगा 12 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मैं यहां से ही कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 ये ऑब्जर्वेशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 9 10 14 12, 6 9 10 14 12 और 8। ठीक है ना, आपसे इसका मीडियन पूछ रहा, तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या आ जाएगा 6 15 25 39 51 और 59। ठीक है ना, अब मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 59, 59 प्लस 1 कितना हो गया 59 प्लस 1 60, 60 अपॉन 2 30th ऑब्जर्वेशन, 30th ऑब्जर्वेशन। तो 30th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, कितना आएगा मीडियन कितना आएगा 4 आएगा, मीडियन कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा, इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। ये लीजिए 4 हो गया। ठीक है ना,
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज a+2 a+b, माने मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों का सम दे रखा है आपको a+b। ठीक है, वो कह रहा है इफ वी ऐड 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया गया। जब सभी ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया गया तो सेंट्रल वैल्यू तो 2 बढ़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहा है देन द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, माने अब नया सम क्या होगा, तो मीन में तो 2 बढ़ा देंगे, मीन की वजह से 2 बढ़ा देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से 2 नहीं बढ़ेगा। माने नया सम कितना हो जाएगा, a+b+2 हो जाएगा। नया सम कितना हो जाएगा, a+b+2 हो जाएगा। माने 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, वो कह रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉल एट एक्स एक्सिस, माने 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो होती है, ठीक है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स होता है एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई होता है। ठीक है ना, वो कह रहा है वो एक्स एक्सिस पे गिर रहा है। जरा ध्यान से सोच के बताइएगा, एक्स एक्सिस पे क्या चीज 0 होती है, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है। माने ये कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई क्या होगा, 0 होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई क्या होगा, 0 होगा। वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ एक्स वैल्यू 16, माने ये आपको वैल्यू दे रखी है 16, ठीक है ना, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है सिर्फ मीन वैल्यू ऑफ वाई बताइए, तो 0 होगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज करने के पर्पज से दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देयर आर 5 बैग्स ऑफ व्हीट वेइंग ऑन एन एवरेज ऑफ 102 किलोग्राम एंड अनदर देयर आर 8 बैग्स वेइंग 98 किलोग्राम, व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज। तो पहले इसका सम निकाल लेंगे, दिस इंटू दिस, फिर इसका सम निकाल लेंगे, दिस इंटू दिस, और फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 102 प्लस 8 इंटू 98 डिवाइडेड बाय वेट्स क्या है सर, वेट्स क्या है ऑफ व्हीट वेइंग ऑन एन एवरेज ऑफ इतना, तो वेट्स ये हुए 102 और 98, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 102 प्लस 98 होगा, क्योंकि वेटेड अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ऑफ 13 बैग, सॉरी 13 बैग कह रहा हूं, ऑन डिवाइडेड बाय 13 ही होगा, डिवाइडेड बाय 13 ही होगा, गलती यहां पे वेटेज नहीं है। वो कह रहा है व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ 13 बैग, 13 बैग, तो डिवाइड बाय 13 ही करेंगे। 5 इंटू 102 और 8 इंटू 98 MRC डिवाइडेड बाय 30, 99.53, 99.53 का मतलब 99.54 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आर दे रखा है 0.28, कोवेरियंस ये दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है, वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है। तो कार्ल पियर्सन मेथड में आर बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आर कितना है 0.28, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 7.6, वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.28, 3 इंटू 0.28, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 0.28, ये आ गया 9.04, माने बी इज द करेक्ट आंसर। 9.04 का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 2 dice are thrown simultaneously, the probability of the total score 5 from the outcome, माने sum is 4 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो कितने केसेस बनेंगे, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो कितने केसेस बनेंगे, 36। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 36, सम इज 5, सॉरी सम इज 5, तो अपॉन में तो 36 आएगा। अब सम 5 आने के कितने केस बनेंगे, 1 के साथ बनेगा 4, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2 और 4 के साथ 1, माने टोटल 4 केस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/9, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/9, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन,
मीडियन जो है वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ मीन के बराबर है, ठीक है ना। वो कह रहा है देन द मॉड इज डैश टाइम ऑफ मीडियन। अब जरा देखिए मॉड की वैल्यू पूछ रहा है, वो कह रहा है मॉड इज डैश टाइम्स ऑफ मीडियन, ये पूछ रहा है, ये वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो सबसे पहले तो मॉड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मीडियन की वैल्यू किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 मीन माइनस 2 मीन, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीन। माने आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? मॉड इक्वल टू 3 मीडियन, बिल्कुल सही है, 2 टाइम्स ऑफ मीन, बिल्कुल ठीक है। 3 2 जा 6 मीन माइनस 2 मीन, 4 मीन आएगा। नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। इसका सॉरी मीडियन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एक सेकंड, मीडियन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, यहां मीडियन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। हमारा ये जो निकला है ये मीन के रेस्पेक्ट में निकला है, हमारा ये जो निकला है ये मीन के रेस्पेक्ट में निकला है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो हमें अब जरा देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, हमें यहां पे कैलकुलेशन ऐसे करनी ही नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? यहां पे सीधे सीधे उल्टा करना चाहिए, मीन की वैल्यू मीडियन के फॉर्म में लगा दे। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन बाय 2। अब लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी आ गई? मीडियन बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा। माने मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा। मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा, माने बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम अ लाइन मूव्स फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ऐसे जा रही है, लाइन है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो बताइए, वो पूछ रहा है कैसा रिलेशनशिप होगा? सब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा, माने ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वो कह रहा है इफ देयर आर 16 फोन्स 10 ऑफ देम आर एंड्रॉइड एंड 6 ऑफ देम आर एप्पल। 16 फोन है, उसमें से एंड्रॉइड कितने हैं? 10, और एप्पल कितने हैं? एप्पल कितने हैं? यह है 6। वो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 रैंडमली सिलेक्टेड फोन्स, माने इसमें से 4 सिलेक्ट किए गए। वो कह रहा है सो एज टू इंक्लूड 2 एंड्रॉइड 2 एप्पल, यहां से 2 एंड्रॉइड हो 2 एप्पल हो। तो सबसे पहले तो टोटल केस की बात करें तो 16 में से कोई से भी 4, 16C4। 16 में से कोई से भी 4 का मतलब हो गया 16C4, और 10 में से भी कोई 2 माने 10C2 इंटू 6C2, 10C2 इंटू 6C2। 10C2 का मतलब कितना हो जाएगा? 10C2 का मतलब हो गया 10 इंटू 9/2 45। 6C2 का मतलब हो गया 6 इंटू 5/2 मतलब हो जाएगा 15, और 16C4 का मतलब हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये 4 2 जा 8 2 जा 16 कट जाएगा, और 3 5 जा कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 इंटू 10, ये आ गया 1820। अब इसको सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए, तो 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1820, ये आ गया 0.370, माने सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सम सर्टेन आइटम्स देन इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 10%। माने अगर सभी ऑब्जर्वेशन में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? वो 10% के बराबर है। एंड इफ 5 इज एडेड टू ईच आइटम देन इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 6%। और सभी ऑब्जर्वेशन में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन है वो किसके बराबर है? 6% के बराबर है। तो वो पूछ रहा है बताइए ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन के बराबर होता है। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में 2 चीजें हैं, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर मीन की बात की जाए तो मीन पे प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, माने चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है। तो अब जरा देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला अगर सभी ऑब्जर्वेशन में हम 5 माइनस करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 10%। माने 10% का मतलब हो गया 10/100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा और मीन में से हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे। ओरिजिनल मीन में से क्या होगा भाई, सभी ऑब्जर्वेशन में अगर -5 हुआ है तो ओरिजिनल मीन में से भी क्या होगा 5 को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात तो पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन -5, ठीक है ना। माने 10 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस मीन is equals to -5. 10 times of standard deviation is equals to minus mean is equals to -5. That is your first relationship, ठीक है ना। इसके बाद वो कह रहा है अगर 5 ऐड कर देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 6% के बराबर है। अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको यहां पे रब कर देते हैं इधर। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर 6%। 6/100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा और मीन में क्या हो जाएगा, मीन में क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 0.06 या इसे ऐसे कर लेते हैं 3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 टाइम्स ऑफ मीन प्लस 15 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। माने 50 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 15। दैट इज योर सेकेंड रिलेशनशिप, दैट इज योर सेकेंड रिलेशनशिप। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तभी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, सीधे सीधे ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दे, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 50 स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज इक्वल टू 20 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस का, दैट इज इक्वल टू -15 और -15 ये हो जाएगा माइनस का 30। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 3/2। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 माने 1.5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक में लगा दीजिए, इसमें लगा देते हैं तो 10 इंटू 1.5 का मतलब हो जाएगा 15। 15 माइनस मीन इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 20। मीन की वैल्यू कितनी आ गई 20। मीन भी पता लग गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता लग गया। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा भाई 1.5 डिवाइडेड बाय 20 और इंटू 100%, ठीक है ना। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, ये 1 जा ये 2 जा, आंसर आ जाएगा 7.5%। माने बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वो कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 एंड 40। माने अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स आपको दे रखा है 10 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आपको दे रखा है 40। तो वो कह रहा है इसका वेरिएंस बताइए। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, अर्थमेटिक मीन पता है, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे एक्स का। क्या होगा भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इंटू 100%, इंटू 100% या इंटू 100 मत लगाइए, सीधे सीधे दैट इज इक्वल्स टू 40%। 40% का मतलब 40/100, 40% का मतलब 40/100। तो एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से जीरो, ये जीरो, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 4 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 4 है और आपसे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, इसका। तो जरा ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक डिस्पर्जन है और डिस्पर्जन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -15 तो काट दे और सीधे सीधे एक्स की जगह क्या लगा दे 4 लगा दे। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3/2 इंटू 4, कितना आ गया 6। माने न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 6। लेकिन आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा गया था, आपसे वेरिएंस पूछा गया था।
तो वेरिएंस माने इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 36। आंसर कितना आएगा 36। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वो कह रहा है टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 10, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है। इसे हमने मान लिया x ऑन y, इसे हमने मान लिया y ऑन x। तो सबसे पहले बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1, और यहां से b इसे y इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे तो बी वाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे तो 2y इज इक्वल टू -x प्लस 10, तो y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 10/2। ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कितना हो जाएगा -1/2। अब जरा चेक करिए क्या दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब हमने जो माना है वो बिल्कुल ठीक माना है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस, भाई दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव आएगा, -1 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माने r इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 1/2, माइनस का अंडर रूट ऑफ 1/2, माने आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल x एंड y इज 0.5, माने rxy आपको दे रखा है कितना 0.5। तो कह रहा है देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स। अच्छा अब जरा देखिए, माने अगर मैं इसे u मान लूं और इसे v मान लूं तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v पूछ रहा है, तो 0.5 तो सेम रहेगा, बस नेचर चेक करना है। भाई हमेशा याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, लेकिन किसका, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ कोरिलेशन चेंज होता है, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो अब जरा देखिए इसका स्केल कैसा है, अगर हम बात करें तो इसका स्केल कैसा है, ये इसकी बात करें, ये इसका स्केल कैसा है, इसका स्केल कैसा है पॉजिटिव, और इसका स्केल कैसा है नेगेटिव। भाई जो मल्टीप्लाई में 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 प्लस का 2, तो इसका स्केल कैसा है नेगेटिव, वो पॉजिटिव, इसका स्केल कैसा है पॉजिटिव, जबकि इसका स्केल कैसा है नेगेटिव। दोनों क्या है अपोजिट साइन के हैं, जब दोनों अपोजिट साइन के हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ कोरिलेशन चेंज हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.5। आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 0.5। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्रिकेट टीम विनिंग अ मैच इज एट कानपुर इज 2/5, माने कानपुर में मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है आपको 2/5, एंड लूजिंग अ मैच एट दिल्ली इज 1/7, माने दिल्ली में ये मैच लूज करता है, डैश लगा दिया मैंने 1/7। तो दिल्ली में मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको अगर रब करें, भाई लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/7। यहां जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5, और यहां पे लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7। ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम विनिंग एटलीस्ट वन ऑफ द मैच, माने कम से कम एक मैच तो जीते, या तो कानपुर में जीते, या तो कानपुर में जीते या फिर दिल्ली में जीते। ठीक है ना, या तो कानपुर में जीते या दिल्ली में जीते या दोनों जीत जाए, माने कुल मिला के आपसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन डी पूछ रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ द मैच माने कोई ना कोई एक मैच तो जीते, कम से कम एक मैच तो जीते, या तो कानपुर में जीते या फिर दिल्ली में जीते, या दोनों जीत जाए तो भी चलेगा, माने ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन डी। अब जरा ध्यान दीजिए ये दोनों के दोनों इवेंट्स कैसे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। भाई कानपुर के मैच में जीतने का दिल्ली के मैच में जीतने से कोई लेना देना नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन पार्ट को किसमें चेंज कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई में। तो दैट इज इक्वल टू 2/5 प्लस 6/7 और माइनस 2/5 इंटू 6/7। ठीक है ना। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 7 2 14 प्लस 30 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 32/35। 32/35 इज द करेक्ट आंसर। 32/35 माने बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
मीन दे रखा है आपको 70.20, मॉड दे रखा है आपको 70.5, मीडियन पूछ रहा है तो मीडियन इक्वल टू, पहले तो मॉड इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वैल्यू लगा दीजिए। मॉड कितना है 70.5, 3 मीडियन नहीं पता, माइनस 2 इंटू मीन माने ये हो जाएगा 140.40, ठीक है ना। अब इसको उठा के इधर ले जाइए, प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, माने सीधे सीधे कैलकुलेटर पे हो जाएगा 70.5 प्लस 140.4 और डिवाइड बाय 3, माने मीडियन आ गया 70.3, मीडियन आ गया 70.3, माने बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। वो कह रहा है गिवन द वेट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n एंड आर रेस्पेक्टिवली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू n स्क्वायर, हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। माने ऑब्जर्वेशन हो गए x ये 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n, और वेट्स हो गए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू n स्क्वायर। आपसे वेटेड हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई, हार्मोनिक मीन होता है समीशन f डिवाइडेड बाय समीशन f अपॉन x। तो यहां f की जगह क्या आ गया, वेट्स आ गए, यहां f की जगह क्या आ गया, वेट्स आ गए। तो समीशन f क्या होगा, माने इनका सम, यहां पे w का सम, इसका सम, इसका सम क्या होगा, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और फिर अपॉन में क्या है समीशन f अपॉन x, माने w को यहां पे f मान लीजिए ना, ऐसे ये w को f मान लीजिए, तो f अपॉन x, तो f डिवाइड बाय x माने क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्लस 1 अपॉन 2 ऊपर लिख दिया, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, ये 1 जा ये 3 जा, आंसर आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 3, आंसर आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 3, माने आंसर हो गया आपका C, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया, C हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या होता है सर, ज्योमेट्रिक मीन होता है, R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BYX एंड BXY, R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ BYX एंड BXY, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 वो कह रहा है द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:3। ऑड्स इन फेवर माने ये हुआ फेवर, ये हुआ अगेंस्ट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5। द ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट, एक दूसरा इवेंट है उसका ऑड अगेंस्ट है, माने ये अगेंस्ट ये फेवर, तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है फेवर अपॉन टोटल, माने ये हो जाएगा 7/10, कितना हो जाएगा 7/10। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट, माने जब ए आएगा तो बी नहीं आएगा, और जब बी आएगा तो ए नहीं आएगा। माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आए और बी ना आए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आए और ए ना आए, बात समझ में आ गई। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, बी के आने की प्रोबेबिलिटी 7/10, ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/10, प्लस बी के आने की प्रोबेबिलिटी 7/10। अब ए के आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। एलसीएम कितना आ गया 50 आ गया, ये हो जाएगा 6 प्लस 21, आंसर आ गया 27/50, आंसर आ गया 27/50। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ देयर आर n नंबर्स व्हेन 50 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन इज -10। माने समीशन n नंबर्स वाले, पहली बात तो n की वैल्यू नहीं पता आपको, लेकिन अगर हर एक में से 50 माइनस किया जाए, ये एज्यूम्ड मीन हो गया, तो सम कितना आता है -10। एंड व्हेन 46 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर
द सम इज ऑब्टेन इज 70, माने समीशन x माइनस 46 की बात करें तो ये कितना है 70। तो वो पूछ रहा है बताइए ओरिजिनल मीन क्या होगा। मीन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जरा ध्यान से देखिए, हम इसको समीशन x माइनस 50n लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -10, और इसको लिख सकते हैं समीशन x माइनस 46n, ये हो गया 70। उठा के जरा माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गए। ये बचेगा माइनस का 50n प्लस का 46n, माइनस का 4n, माइनस का 10, माइनस का 70, माइनस का 80। n की वैल्यू कितनी आ गई 20। अरे वाह, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता लग गया 20। अब n की वैल्यू 20 इसमें लगा दीजिए, n की वैल्यू 20 इसमें लगा दीजिए, तो आपके पास समीशन x माइनस 50 इंटू 20 का मतलब हो गया 1000 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो समीशन x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 990। समीशन x कितना आ गया 990। अब आपसे पूछा गया है अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माने 990 डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, आंसर आ गया 49.5, आंसर आ गया 49.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वो कह रहा है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड आर 23, 24 एंड 25.5, वो कह रहा है देन इट्स मोस्ट लाइकली स्क्यूड। अब देखिए, अगर आपको स्क्यूनेस देखनी है तो आपको बस एक चीज निकालनी है, क्या, मीन माइनस मॉड। अगर ये पॉजिटिव आया तो स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी, अगर ये नेगेटिव आया तो स्क्यूनेस नेगेटिव होगी, और अगर ये 0 आया तो स्क्यूनेस नहीं होगी, माने सिमेट्रिकल का केस बनेगा। इसका मतलब अगर मीन बड़ा है मॉड छोटा है, मीन बड़ा है मॉड छोटा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, मीन छोटा है मॉड बड़ा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी, दोनों बराबर है तो 0 स्क्यूनेस होगी, माने सिमेट्रिकल का केस होगा। तो मीन क्या है, मीन है सर 23 और मॉड है सर 25, माने ये बड़ा है मॉड बड़ा है, यहां ये ग्रेटर है, ठीक है ना, और ये आपका लेसर है। तो स्क्यूनेस कैसी होगी, ये स्क्यूनेस कैसी होगी भाई, नेगेटिव आएगी, माने ये क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यू करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिवली स्क्यू करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वो कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज -0.38, x को चेंज कर दिया गया u में, y को चेंज कर दिया गया v में, तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v पूछ रहा है। तो देखिए RUV क्या होगा, पहले तो यहां 0.38 लिख दीजिए, ये माइनस का है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का, ये माइनस लिखा माइनस। अब या तो ये नेगेटिव रहेगा या ये पॉजिटिव रहेगा। अगर दोनों स्केल सेम साइन के हुए तो पहले जितना था वैसा ही रहेगा, और दोनों स्केल अपोजिट साइन के हुए तो इस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो पहले इसका स्केल जज करिए, तो इसे u इक्वल टू के फॉर्म में लेके आइए, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3/5। तो इसका स्केल कैसा हुआ, इसका स्केल हुआ नेगेटिव, इसका स्केल कैसा हुआ, नेगेटिव। दूसरे वाले में क्या है, माइनस का 8y माइनस का 7v इक्वल टू 44 है, तो इसे v इक्वल टू की फॉर्म में लेके आइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 8y प्लस वो माइनस का 44 और डिवाइड बाय 7। तो इसका स्केल भी कैसा आया, इसका स्केल भी कैसा आया, नेगेटिव। दोनों के स्केल कैसे आ गए, सेम साइन के आ गए, माने पहले जैसा था वैसा का वैसा ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर दोनों के स्केल अपोजिट साइन के आते तो यहां पे नेगेटिव की जगह क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, माने नेचर ऑफ कोरिलेशन चेंज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन्स एंड 2 व्हाइट 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 2 रेड 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इसमें से 2 बॉल्स निकाली गई, 2 बॉल्स निकाली गई तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा। फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी ब्लू, कोई भी ब्लू ना हो, माने नन ऑफ देम ब्लू, कोई भी ब्लू ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले तो टोटल बताइए, टोटल क्या होगा, 2 और 3 5 और 2 7, माने 7 में से कोई सी भी 2 बॉल 7c2। अब वो कह रहा है ब्लू ना हो, तो ब्लू वाले को छोड़ दीजिए, ब्लू वाले को छोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 में से कोई 2 बॉल 5c2। अब 5c2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4/2 10,
और 7c2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 6/2 21, माने आंसर आ जाएगा 10/21। आंसर कितना आ जाएगा 10/21, माने आंसर हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है सर? वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 45%, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, अभी हमने करा था भाई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दे रखा है 45%, 45% माने 45/100 बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता। मीन कितना है, मीन है 100, बस ये 100 से 100 कैंसिल, स्टैंडर्ड डेविएशन 45 आ गया सर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 45 आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अगर आर की वैल्यू +1 हो या फिर -1 हो तो इस केस में दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या होंगी, या तो पैरेलल होती है या कंसाइड होती है। लेकिन अगर आपको पैरेलल और कंसाइड दोनों को ऑप्शन दे रखे तो हमेशा कंसाइड वाले ऑप्शन पे टिक करिएगा, ठीक है ना। तो दोनों को दोनों लाइंस क्या होंगी, कंसाइड होंगी, माने एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। भाई सबसे पहली बात, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट किसी भी हालत में 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो नो लिमिट मस्ट बी पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव और अदर नेगेटिव नहीं। प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन इक्वल्स टू यूनिटी का माने 1। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द ऑड्स आर 9:5 अगेंस्ट अ पर्सन। तो माने ये दे रखा है अगेंस्ट के लिए, तो ये अगेंस्ट ये फेवर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/14। भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, फेवर अपॉन टोटल, ठीक है ना। हु इज 50 years लिविंग टिल ही इज 70, माने 50 से 70 साल तक जी जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/14। एंड 8:6 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज 16 लिविंग टिल ही इज 80, माने अगेंस्ट फेवर दे रखा है, ये और इन अगेंस्ट दे रखा है, माने ये हुआ अगेंस्ट, ये हुआ फेवर। तो दूसरे पर्सन की जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/14। कितनी हो जाएगी 6/14। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 20 years। एटलीस्ट वन ऑफ देम माने या तो ए जिए या फिर बी जिए, या तो ए जिए या फिर बी जिए, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब जब ये दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, एक का जीने का दूसरे के जीने से कोई लेना देना नहीं होगा, तो जब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट किसमें चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो दैट इज इक्वल टू 5/14 प्लस 6/14 माइनस 5/14 इंटू 6/14, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11/14 माइनस 30/196। तो यहां इंटू 14 कर लीजिए, ये हो जाएगा 154, 154/196 माइनस 30/196, ये हो जाएगा 124/196। फ्रैक्शन में है, बिल्कुल फ्रैक्शन में है। किसकी टेबल से कट जाएगा, 4 की टेबल से कट जाएगा। 3 जा 1 जा 4 4 जा और 9 जा 31/49, 31/49। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, अ बैग कंटेन्स 15 1 रुपी कॉइन। ये एक बैग है, इसके अंदर 15 सिक्के तो 1 रुपए वाले हैं, ठीक है ना। 25 सिक्के 2 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं, और 10 सिक्के 5 रुपए वाले हैं और 5 रुपए वाले हैं। माने अब हम लिख लेते हैं, ये सिक्के हैं 15, ये सिक्के हैं 20 और ये सिक्के हैं 10। ये कॉइन्स इतने अवेलेबल है इसमें, ठीक है ना। लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अब वो कह रहा है इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से एक कॉइन निकाला गया। वो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन, माने इसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो नॉट 1 रुपी कॉइन, नॉट 1 रुपी कॉइन। तो पहले तो टोटल की बात करेंगे, टोटल कितने हो गए 15 और 10 20, 35 और 10 45। अब 1 रुपए वाला नहीं लेना तो इसको काट दीजिए, बाकी कितने रह गए 30।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 0.67 आना चाहिए। इसका ऑप्शन गलत है। 0.6 से 15, 1 रुपी कॉइन, 25 2 रुपए कॉइन, ठीक है 25 है, सॉरी ये 25 है सर, 20 लिख दिए मैंने, ये 25 है 25, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड जरा ध्यान दीजिएगा, ये 25 है, इसको भी रब करना पड़ेगा, ये 25 है सर 25, ठीक है ना, वो 10 है, तो 15 और 25 40 और 10 50, नीचे तो आ गया 50, और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 35, तो आंसर आ जाएगा 0.7। आंसर क्या आ जाएगा 0.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, given the prices of two commodities are increased by 10% and 20% respectively, and the prices of another commodity decreased by 30%, the relative importance of three commodities are 3, 3, 1, find the weighted price index number। अच्छा, तो सबसे पहले तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 10% इंक्रीज किया गया माने 110, 20% इंक्रीज किया गया 120, और 30% डिक्रीज किया गया 70, और इनके वेट्स क्या दे रखे हैं आपको 3, 3, 1। आपसे वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है, तो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या निकालेंगे डब्ल्यूपी, माने ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा 70, सबमिशन डब्ल्यूपी, ठीक है ना, और यहां निकालेंगे सबमिशन डब्ल्यू, यहां निकालेंगे सबमिशन डब्ल्यूपी, और यहां निकालेंगे सबमिशन डब्ल्यू, तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सबमिशन डब्ल्यूपी डिवाइडेड बाय सबमिशन डब्ल्यू। सबमिशन डब्ल्यूटी कितना हो गया, ये हो गया 330 प्लस 360 प्लस 70, 760 डिवाइडेड बाय सबमिशन डब्ल्यू कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, तो 760 डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, ये आ गया 108.5। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज यूज्ड टू फाइंडिंग द कंसिस्टेंसी बिटवीन द सीरीज। अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, हमेशा याद रखिएगा, कंपेयर करने के लिए हमेशा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज किया जाता है। कंपेयर करने के लिए हमेशा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज किया जाएगा, माने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज -1/2, माने ये रखा है आपको RXY। अब वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ BXY इज इक्वल टू -1/8। अच्छा, ये आपको दे रखा है BXY -1/8, आपसे पूछ रहा है BYX, तो ये तो आपको ही पता है भाई, R² बराबर क्या होता है, R² बराबर होता है BYX इंटू BXY। R² माने -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4 हो गया, प्लस का 1/4 हो गया। BYX कितना है, माइनस का 1/8, BXY मान लीजिए माइनस का 1/8, BYX आपसे पूछ रहा है, चलिए आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा BYX बराबर माइनस का 8/4, माने आंसर आ गया -2, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन वर एज फॉलोज, ये दे रखे हैं आपको, वो कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो सबसे पहला काम होगा इसका मीन कैलकुलेट करने का, सबसे पहला काम होगा इसका मीन कैलकुलेट करने का, तो 70 प्लस 65 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 73 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 83 प्लस 86 और डिवाइड बाय 10, यह आ गया 74, तो मीन आ गया 74, मीन आ गया 74। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या करेंगे, एक एक करके माइनस करते चले जाएंगे, तो बचेगा 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12 और डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन 10, ठीक है, तो इन सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस
1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 10, आंसर आ गया 5.6, माने 47 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सर कह रहा है इन द ईयर 2010 द मंथली सैलरी वाज 24,000। ईयर 2010 में सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 24,000 रुपए। ठीक। अब वो कह रहा है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 140 इन द ईयर 2010 विच राइजेस टू 224। माने यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा था आपको 140 कितना रखा था? 140। वो कह रहा है विच राइजेस टू 224 इन द ईयर 2016। माने 2016 में ये कितना पहुंच गया? ये पहुंच गया सर 224। ये पहुंच गया सर 224। तो वो कह रहा है इफ ही हैज टू बी राइटली कंपनसेट व्हाट एडिशनल मंथली सैलरी टू बी पेड टू हिम। तो बताइए कितना उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो 140% किसके बराबर? 24,000 के बराबर। तो 224% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? 24,000 डिवाइड बाय 140 और इंटू 224, माने मिलना चाहिए था 38399.99, माने 38,400। कितना मिलना चाहिए था? 38,400 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 38,400। तो कंपनसेशन वो कह रहा है इफ ही हैज टू राइटली कंपनसेटेड व्हाट एडिशनल मनी, कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, कितना होगा? 14,400, माने ए इज द करेक्ट आंसर। एडिशनल मनी का मतलब 14,400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। भाई मिलने चाहिए थे 38,400, मिल रहे 24,000, तो कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था? 14,400। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वो कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 64, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 16, हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन कितना है? ज्योमेट्रिक मीन है 16 का स्क्वायर, माने 16 इंटू 16 ही लिख देते ना। अर्थमेटिक मीन कितना है? 64। हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, तो ये 16 4 जा कर गया, ये 4 4 जा कर गया, हार्मोनिक मीन आ गया 4 सर। हार्मोनिक मीन कितना आ गया? 4 आ गया, माने बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, मॉक टेस्ट। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 40, 50 एंड एक्स इज 10। अब वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले तो याद करिए ज्योमेट्रिक मीन किस पे बेस्ड होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। तो ज्योमेट्रिक मीन की होल पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 10, और ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, माने 10 की पावर 3 इज इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट 40 इंटू 50 इंटू एक्स, माने ये हो गया 1000 और ये आ जाएगा 2000 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। लीजिए सर, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराइए मत, ये मत सोचिएगा पेपर में सर ऐसे ऐसे लेंदी क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस लेंदी आएंगे तो कुछ इजी भी आएंगे जो वर्बली सॉल्व हो गए। लेकिन आपको इस मॉक टेस्ट को देने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में एक ही तरीके के क्वेश्चन दिए जिससे वो कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिवाइज हो जाए। ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, भेज दो उस पर डाउट्स भेजिए और मैं आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर चीज आपके साथ पॉजिटिव होने वाली है। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।